हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बारे में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं उनको देखेंगे, आर्टिकल भी देखेंगे और उससे जुड़ी हुई जो थ्योरी है उसको भी देखेंगे। ओके, इसमें प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना रहती है वो मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो दोनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, कुछ सिंपल से आर्टिकल, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे और यहीं पर कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें आएंगी उनको भी हम देख लेंगे। तो देखो, भारत में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी जिसे हम बोलते हैं, वो कैसी है, इसका प्रमुख पॉइंट समझो। वो है एकहरी कह लो या एकल कह लो, इंटीग्रेटेड कह लो, है ना। एकहरी न्यायपालिका है। इस शब्द का भी अपना एक महत्व होता है, इसका एक अर्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे टॉप पर जो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में संस्था है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर आते हैं उसके नीचे दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद फिर आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालतें। तो जिला अदालतें जिला स्तर पर हैं, हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर बने हुए हैं, और देश में सबसे बड़ी जो न्यायपालिका है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। ये एकहरी है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि ऊपर की अदालत के आदेश को नीचे वाली अदालतों के द्वारा माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अब भारतीय संविधान में ये कहाँ इसके बारे में वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो देखो कुछ कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि वो पूछ लेते हैं बताओ कौन से भाग में सर्वोच्च न्यायालय है। तो पार्ट हम बात करें तो पार्ट 5, संविधान का भाग जो 5 है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। कहाँ से आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट करके हम देखते हैं लगभग 147 नंबर तक हमें सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट, उसका स्वतंत्रता या उसकी शक्तियां, उसके प्रोसीजर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो दी गई हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। शुरुआत में भारतीय संविधान में व्यवस्था थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 5 अन्य न्यायाधीश होंगे। समय समय पर इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाती है। ठीक है। जैसे केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग होने की वजह से अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाई जाती है कि जिससे शीघ्र वो सुनवाई कर सकें इस बात को लेकर। तो वर्तमान में हम बात करें तो 33, और ये अब जो हो गया है वो 35+1 होना चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, ये 33 गलत मुझे लगता है हो गया। मैं इसको और करेक्शन कर दूंगा, 35+1 होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है। फिर भी एज अ ह्यूमन एरर लंबे समय से ये टॉपिक छेड़ा नहीं तो स्किप हो गया। अब समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनको नियुक्त कौन करता है? अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। और ये बड़ी ही ऐसी प्रणाली है भारत में जिसकी आलोचना करने वाले भी बड़ी संख्या में है और इसका समर्थन करने वाली न्यायपालिका भी और उसके न्यायाधीश भी बैठे हुए हैं। कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम बना है, उसे सिस्टम को नाम देते हैं कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली, ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और ऐसे 5 अन्य जजों को मिलकर के एक समझ लो कमेटी है, एक कोरम है, वो लोग नाम डिसाइड करते हैं और वो नाम फाइनल करने के बाद भेज देते हैं भारत सरकार को। बस उन्हीं नामों में से सरकार यानी राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि न्यायपालिका अपनी ही नियुक्ति स्वयं करती हो। विश्व के किसी भी देश में यह प्रावधान नहीं है और भारत में यह प्रावधान है। इस आधार पर इस प्रावधान की आलोचना, घनघोर आलोचना भी की जाती है। कहीं पर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मिलता है कि न्यायाधीश खुद ही अपनी नियुक्ति करता है।
जब खुद ही अपनी नियुक्ति करोगे तो स्वाभाविक सी बात है ना कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं होगा। और इसी कारण से कई सारी ऐसी रिपोर्ट आती हैं जो बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके रिश्तेदार भी जज हैं, उनके पिताजी रहे होंगे या उनके दादाजी रहे होंगे। तो ये व्यवस्था जो है, कॉलेजियम प्रणाली, इस आधार पर काम करती है। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के संविधान में कहीं किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है। कॉलेजियम प्रणाली न ही संसद के किसी विधान के द्वारा बनाई गई है। ठीक, अब ये किस आधार पर वो चयन करते हैं कि किसे जज बनाकर भेज दिया जाए, तो इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में एक संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन करके बनाया गया भारतीय न्यायिक आयोग, इंडियन जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जब आयोग बनाया गया तो इस आयोग के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। अब इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि एक हमारे केंद्रीय मंत्री थे जिनका मंत्रालय अभी चेंज कर दिया गया, किरेन रिजिजू। तो उनके हम स्टेटमेंट सुनते रहते थे। वो न्यायाधीशों के खिलाफ, कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ अपने वक्तव्य देते थे, है ना। तो समझो, अब हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हम बस इस प्रावधान को समझें और इसकी जो आलोचनाएं हैं उनमें ना उलझें, है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर जान लें कि आखिर होता क्यों। तो ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली गोपनीय ढंग से ये जजों का चयन करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो जरूर याद कर लो कि वो कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो उसके लिए भारतीय संविधान में ये योग्यताएं लिखी गई हैं। इन तीन में से कोई भी एक क्वालिटी, एक क्वालिफिकेशन हो तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो जाता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु, और फिर इन तीन में से कोई भी एक योग्यता रखता हो। क्या है? पहली है कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल उसने जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में काम किया। एक, अगर ये योग्यता नहीं है तो दूसरा है कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। और अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, कानून का विशेषज्ञ हो, विधिवेत्ता हो, तो ऐसा व्यक्ति योग्य हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो ये योग्यताओं के आधार पर कॉलेजियम अपने चहेते लोगों के नाम चयन करके किसको भेज देता है? भारत सरकार को। भारत सरकार उन नामों का क्या कर सकती है? उन नामों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। लेकिन पुनर्विचार के बाद भी अगर ये भेज देते हैं तो फिर उन्हें उसमें अपॉइंटमेंट करना ही पड़ता है। अभी कुछ समय पहले अखबारों में देखा था कि कॉलेजियम ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम भेज दिया था हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, जो व्यक्तिगत रूप से गे भी था। तो ऐसी चीजें जब होने लगती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ हमें सिर्फ पढ़ना है संविधान के आर्टिकल, तो 124 के अंतर्गत ये चीजें हो जाती है। ठीक है भाई, ये तो हो गई नियुक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन ये आलोचना तो आप बिल्कुल कर सकते हो कि विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि न्यायपालिका के लोग स्वयं अपनी ही भर्ती करते हैं। ये पूरे देश में विसंगति है और यहाँ पर पारदर्शिता नाम से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आधार क्या है कि आपने इनका नाम क्यों चुना? अवधि है 65 वर्ष की उम्र होने तक ये लोग अपने पद पर रहते हैं। उसके पहले कभी भी ये क्या कर सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को, और इसके अतिरिक्त उसे हटाया भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के जज हो, उन्हें हटा सकते हैं। इसके लिए क्या लेकर आते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लेकर के आते हैं। और किस आधार पर हटाते हैं? तो वो रहता है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाया जाता है। अब हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो समझ लो कि क्या होता है कि देखो, संसद के जो सदन है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां पर उनको हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है।
ठीक है। तो वहां पर जो प्रस्ताव रखते हैं दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित और मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उसमें 2/3 का प्रावधान नहीं होता है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 का, ऐसा नहीं होता है कि समस्त जो राष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया है वैसी कठोर प्रक्रिया को नहीं लगाते हैं, तो बस उस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। बल्कि ये समझ लो कि इनके हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया मैं लास्ट में अलग से बता दूंगा तो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इन नामों को लेकर के भी प्रश्न बन सकते हैं। 4 नाम लिखे हों और पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा या इनमें से कौन से रहे थे, तो वो रट लेना एक बार। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 51 तक रहे थे। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम DY चंद्रचूड़, 9 नवंबर 2022 को ये बने थे और अभी वर्तमान में ये है। ठीक। यहां पर कुछ नाम और देखने को मिलते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ साल पहले न्यायपालिका से जुड़े 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ही खिलाफ की थी। वहां पर वो कुछ ऐसे आरोप लगाए थे कि कुछ खास प्रकार के केस जो हैं वो कुछ ही लोगों को दिए जाते हैं। तो वो 5 लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक तरीके से उनकी मर्यादा का, उनकी सीमा का मुझे लगता है वायलेशन था, उल्लंघन था। इस आधार पर उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता था। सरकार ने ऐसा नहीं किया। इन्हीं 5 जजों में से एक व्यक्ति बाद में CJI भी बनाए गए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम लिस्ट जो है देख लेना कि किसने क्या किया, वो कब कब कौन रहे थे। उसके बाद अब आते हैं आर्टिकल नंबर 120। ये कुछ 4-5 आर्टिकल रट लेंगे। 124 तो देख ही लिया। 126 में है, इसमें प्रावधान किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कि एक्टिंग चीफ जस्टिस उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसे बना सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश को वो एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी जब तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है तब तक वह ये जिम्मेदारी किसी अन्य न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है दे सकते हैं। 127 में प्रावधान है अस्थायी जज के संबंध में प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से जजों की नियुक्ति कर सकता है। जजों की कमी होती है तो उस समय ये स्टेप उठाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 128 में लिखा है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको भी फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। सेवानिवृत्त जो जज हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्यवाहियों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा। साथ ही साथ इसका अर्थ ये भी होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में फैसला दिया है, वैसी ही प्रकृति का अगर दूसरा प्रकरण आता है तो उसको रेफरेंस बना करके वैसा ही निर्णय पास कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये भी होता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करने का, अवमानना दंड देने का अधिकार भी मिल जाता है। जैसे अभी हाल के संदर्भ में देखो, मिस्टर केजरीवाल को वेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने और वेल के आगे जोड़ दिया है इंटरिम वेल। अब वो इंटरिम वेल क्यों दे दी, किस आधार पर दे दी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने जितना देखा उसमें लिखा था कि बस चुनाव का प्रचार करने के लिए उन्हें बेल दे दी है। इसी फैसले को, और उसमें उन्होंने लिखा था कि नहीं इसका कोई दूसरा कोर्ट में दूसरे केस में रेफरेंस नहीं लेंगे। लेकिन इसी को आधार मान करके हेमंत सोरेन जो थे उन्होंने भी अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई, उन्हीं जजों की अदालत में लगाई। तो उन्होंने पहले बोला इसकी सुनवाई हम जुलाई में करेंगे, तो उनके जो वकील महोदय थे वो बोलते हैं इससे अच्छा है आप हमारी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट फिर तैयार हो गया है कि हम 17 मई को उसकी सुनवाई करेंगे। अंशुल पंवार खुश रहिए।
तो कहने का मतलब है 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक रिकॉर्ड कोर्ट है, अभिलेख न्यायालय है। और जब आप कभी अदालतों में जाते हो या हाई कोर्ट के कभी फैसले केस में देखते हो तो वकील वो लेकर के क्या पेश करते हैं, वही नजीर पेश करते हैं कि पिछले प्रकरण में या इस पर्टिकुलर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उसकी कंडीशन ऐसी ऐसी थी, और ये जो प्रस्तुत प्रकरण है उसमें भी यही कंडीशन बनी हुई है, तो उसी आधार पर हमें इसमें फैसला दे देना चाहिए। बस उसी को रेफर करने के लिए ये उठा लिए जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का एक दूरगामी प्रभाव होता है। 130 आर्टिकल नंबर 130 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में है। इसके अलावा भारत के अन्य किसी स्थान पर भी इसे बनाया जा सकता है, इसके लिए मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की सहमति हो तो 124, 126, 27, 128, 29 और 130 ये हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकारों की बात करते हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामले सुन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उन्हें हम कुछ ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे ओरिजिनल कह लो, या इसे मूल क्षेत्र अधिकार भी कह सकते हो, है ना, या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार भी कह सकते हो। अपीली अधिकार होते हैं, सलाहकारी अधिकार होते हैं, पुनर्विचार संबंधी भी अधिकार इनके होते हैं। तो समझ लेते हैं कि क्या कौन से अधिकार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मिले हुए। हम पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, मूल अधिकारों की। इनका वर्णन संविधान के आर्टिकल नंबर 131 में किया गया है ना। अब जो मूल अधिकार हैं या प्रारंभिक अधिकार हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वे प्रकरण जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, वे प्रकरण जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार। ठीक, अब ऐसे कौन से प्रकरण हो सकते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो, अन्य किसी न्यायालय में, हाई कोर्ट में या जिला अदालत में ना हो? तो उदाहरण के रूप में भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में, या एक से अधिक राज्य एक तरफ हो, दूसरी तरफ उनका विवाद भारत सरकार से हो, तो उस मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उस मामले की सुनवाई ना तो किसी जिला अदालत में हो पाएगी, ना किसी उच्च न्यायालय में हो पाएगी। कहां जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो ये बन जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि भारत सरकार के साथ में कोई एक राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो, यानी एक पार्टी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अपोनेंट कौन है? वहां पर कोई एक राज्य हो सकता है या वहां पर भी कई सारे राज्य हो सकते हैं। तो ऐसे मामले की सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद जो रहते हैं, स्टेट के जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो उन राज्यों के बीच के विवाद भी कौन सुलझाएगा? तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। याद रखोगे आप लोग इस बात को। यानी मूल अधिकार, या ऐसे समझ लो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत वो मामले आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हो, वो भी कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसा कोई प्रश्न आता है जो विधि से संबंधित है, यानी जिसमें विधिक व्याख्या की जरूरत है, संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो भी वह सब सुनवाई कहां होगी? वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। ठीक, अब इस वाले में, यानी हमने जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार पढ़े, इसमें फंडामेंटल राइट को नहीं रखा है, मौलिक अधिकारों को नहीं रखा है, जबकि मौलिक अधिकारों की सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो उसका कारण क्या है वो भी समझ लो। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन है, वो सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट जिनकी सुनवाई करेगा। तो पहला तो क्या बताया था
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई राज्य हो सकता है या राज्यों का समूह हो सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या बोला था कि यहां पर क्या हो सकता है कि भारत सरकार हो और उसके साथ एक या एक से अधिक राज्य हो, और दूसरी तरफ राज्य या राज्यों का समूह हो। तीसरा क्या बताया था कि राज्य और राज्य के बीच का विवाद होता है। तो अब कुछ ऐसे ही अधिकार जो हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये लिख लो ना, समवर्ती। समवर्ती यानी सम मतलब समान, है ना। तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी सुनवाई हो सकती है, बट इसके अलावा ये दूसरी अदालत में भी सुने जा सकते हैं। दूसरी अदालत कौन सी होगी? वो हाई कोर्ट हो जाएगा। तो वहां पर भी इनकी सुनवाई जो हो सकती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि वो प्रकरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही, लेकिन हाई कोर्ट भी उनकी सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा तो ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 32 में किए गए, और जब इन्हीं को हाई कोर्ट सुनेगा 226 में किए गए, है ना। और यहां सुनवाई क्या होती है? आर्टिकल नंबर 32 या 226 में 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करने के अधिकार मिले हुए हैं। वो कौन कौन सी रिट मैंने आपको बताई थी? सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, बताते भी जाओ। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था? अवैध रूप से, अनाधिकृत रूप से किसी को बंधक बनाया जाता है तब यह रेट आती थी, है ना। दूसरा आता है जैसे कहा जाता है परमादेश, जब कोई अपने कर्तव्यों का पालन ना करो, है ना, लोक सेवक की बात की गई थी तब। तीसरा आता है प्रतिषेध, फिर एक आती थी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और फिर थी अधिकार परीक्षा, है ना। हालांकि अधिकार परीक्षा तीसरे पे रख सकते हो, ये और दो नीचे ले आ सकते हो। ये 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। तो ये हो गए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बाद हम चलते हैं अपीली अधिकार, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिन्हें हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी वो मुकदमे होते हैं जिनके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे? हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। जैसे पहली कंडीशन दी है कि किसी प्रकरण में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यह सर्टिफाइड कर देता है कि उस प्रकरण में संवैधानिक व्याख्या का कोई प्रश्न छिपा हुआ है। यानी संविधान जो है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको मिला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को मिला है। उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन अन्य कोई न्यायालय नहीं कर सकता। अब कोई प्रकरण पहुंचा हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट उसमें देखता है कि इसमें संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है, तो फिर वो क्या करेगा? वो बोल देगा कि इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाइए।
तो ये कहां से गए आप, हाई कोर्ट के बाद फिर अपील कर रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको हम अपीलीय अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक। दूसरी एक तो है कि हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया, दूसरी कंडीशन है हाई कोर्ट प्रमाणित नहीं कर रहा है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट स्वयं, उसे लगता है कि कोई प्रकरण किसी न्यायालय में चल रहा है और उसमें उसे दिखाई देता है कि इसमें संविधान की व्याख्या की करने संबंधी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो इस आधार पर भी उस प्रकरण को वो अपने पास बुला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन क्या बनती है अपील करने की? तो एक तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना आपको अपीली अधिकार, तो अपीली अधिकार जैसे आर्टिकल नंबर 132 की बात कर रहा है, तो इसको 132 के तहत पढ़ लो मोटे रूप से, या इसको हम और 132 क्लॉज 1-2 कर, लेकिन उसमें ना उलझा करके मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के थे, वो किस में थे, 131 में, और अपीली अधिकार किस में दिए गए हैं, 132 में। तो हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में, किसी निर्णय में, किसी डिक्री में अगर ऐसा लगता है, उसमें प्रमाणित कर दिया गया है कि संविधान की व्याख्या संबंधी कोई प्रश्न छिपा है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट उसको खुद अपने पास मंगा सकता है। ठीक। तो ये पहले वाला जो 2 पॉइंट थे ये हो जाते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये संवैधानिक मामलों में अपील करने संबंधी प्रावधान, पहले 2 पॉइंट से हमें ये प्रतीत होना चाहिए, है ना, कि जब यहां संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न छुपा हुआ है तो ये संवैधानिक मामलों में अपील करने संबंधी अधिकार हो जाता है। ठीक। दूसरा, नीचे देखना क्या लिखा है कि जब कोई प्रकरण किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जिला अदालत में चल रहा था, उसे हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और उसमें जो व्यक्ति था, जिसके ऊपर प्रकरण चल रहा था, उसे फांसी की सजा सुना दी, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रकरण को अपने पास बुला करके सुनेगा। देखो होता क्या है ना कि किसी अदालत में जब केस चलता है तो अदालत जब तक फैसला ना दे दे तब तक ऊपर की अदालत कुछ नहीं करती उसमें। यहाँ क्या प्रतीत हो रहा है कि हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुलाया है, फैसला होने के पहले ही जिला अदालत में प्रकरण विचाराधीन था और हाई कोर्ट उसे अपने पास बुला करके जिस व्यक्ति पर मुकदमा लगा था उसे फांसी की सजा सुना देता है। इसका मतलब ये दिखाई देता है कि हाई कोर्ट इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ इंटरेस्ट रख रहा है, सजा सुनाने में उसकी दिलचस्पी ज्यादा है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक। तो एक बात ये हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है कि इसी से संबंधित है कि जिला न्यायालय ने किसी निर्दोष किसी व्यक्ति को बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट में जब वह प्रकरण गया तो उसको सजा सुना दी, यानी उसके दोष मुक्ति के फैसले को पलट दिया, पलटते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी। तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या होगा, यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, है ना। तो इसको और थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि कब कौन सी स्थिति में अपील की स्थिति बनती है। अपीली अधिकार जो हम समझ रहे हैं, अपीलेट, है ना, पहला आर्टिकल नंबर 132 के तहत ये तब बनता है कि जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है, प्रमाणित कर देता है। और क्या प्रमाणित करता है कि इसमें संवैधानिक व्याख्या आवश्यक है या संवैधानिक व्याख्या का कोई सारवान प्रश्न जो है वो इसमें छिपा हुआ है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ऐसा महसूस करता है, सुओ मोटो जिसे बोलते हैं, स्वयं भी उस प्रकरण को अपने पास बुला सकता है। ठीक। ये तो रही संवैधानिक मामलों में अपील। ऐसे ही कुछ सिविल मामले भी होते हैं। ये तो संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न था। अब सिविल कोई मामला चल रहा है तो सिविल के संबंध में जो प्रावधान है ना, वो आर्टिकल 134 में है, कहीं भी लिख लो। सिविल मामले में हाई कोर्ट ने क्या किया है, प्रमाणित किया है, सर्टिफाइड किया है। क्या? पहला,
हाई कोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि इस प्रकरण में विधि का मतलब होता है कानून ना, विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न है। हाई कोर्ट ने सिविल मैटर में यह सर्टिफाइड कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है। दूसरा, विधि का व्यापक महत्व का कोई प्रश्न है तो इसलिए उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी। लेकिन यह मामला संवैधानिक नहीं था, यह सिविल था। वहां संविधान की व्याख्या संबंधी बात आ रही थी। पुराने वाले में अगर आप देखोगे ना, यहां क्या लिखा है 132 में कि प्रमाणित करता है कि संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है तो, और यहां सिविल मामले में यह प्रमाणित करता है कि विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न शामिल है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये प्रमाणित करता है कि उसकी ये राय है, वो ये मानता है, राय है कि उस प्रश्न का विनिश्चय मतलब उसका उत्तर या उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। एक जैसा है लगभग, तो यहां पर वो क्या करेगा, अपील करेगा। ठीक। यहीं पर सिविल मामलों में एक और अपील का सिस्टम रहता है कि ऐसा समझ लो, हाई कोर्ट में जैसे डिसीजन आया, एक जज बैठा हो, दो जज बैठा हो, तो उस जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये रेयरेस्ट केस हो जाते हैं। हाई कोर्ट के जजों को क्या पड़ी है कि किसी जज के फैसले के खिलाफ वो अपील करें, तो उसको हम नहीं छेड़ते हैं, हम फिर लौट के आ जाते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, ये तो सिविल मामले थे, संवैधानिक मामले थे। और जो तीसरा हम समझ रहे थे ना, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रकरण चल रहा था और उस प्रकरण में उसको दोष मुक्त किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी। और एक ये था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और फांसी की सजा सुना दी, है ना। तो वो जो रहता है वो 134 के अंतर्गत ही जाता है, लेकिन 134 का ए हो जाता है। तो मोटे तौर पर आप यहाँ देखोगे कि मैंने मूल अधिकार के लिए सिर्फ आर्टिकल 1 उपयोग में लाए 131, और अपीलीय अधिकार के लिए यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है 132। नीचे वाले अधिकारों के लिए आर्टिकल नहीं बताया है, आप चाहो तो 134 लिख सकते हो इन दो के लिए, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रकरण बुलाया जाता है, तो उनके लिए आप आर्टिकल नंबर 134 मेंशन कर सकते हो। फांसी की सजा दी गई है तब ऐसा प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में। वैसे अपील तो आप किसी भी प्रकरण में करते ही हो ना। जब जिला अदालत का कोई फैसला आता है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, उस फैसले से एक पार्टी या तो खुश हो जाती है तो दूसरी नाराज रहती है। तो जो नाराज रहती है वो जाकर के अपील कर देती है हाई कोर्ट के फैसले। अब हाई कोर्ट में भी डिसीजन आया, या तो उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को एजिट रखा होगा तो वो भी स्वीकार है, या बदल दिया होगा तो वो भी किसी को पसंद है, क्योंकि दो पार्टियां हैं तो दोनों में से किसी ना किसी एक के तो खिलाफ जाएगा ना। तो वो जिसके खिलाफ जाता है वो अपील कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचती है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लगा देते हैं। तो ऐसे करके अपील का मतलब है नीचे वाली अदालतों से होते हुए ऊपर की अदालतों तक जाना। तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे उस प्रकरण की सुनवाई नहीं की जा रही थी कि हम सीधे पहुंच जाएं। पहले निचली अदालत या तो सर्टिफाइड करके देती है या निचली अदालत ने बदल दिया है फैसला, तो तब ऐसी स्थिति होती है। ठीक है। अभी जैसे आप देखो नेताओं के बेल संबंधी, जमानत, इनके प्रकरण तुरंत सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हो जाती है। जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया ईडी, तो पहले जो ईडी ने किया तो उनका विशेष अदालत बनी हुई है, उसने कोई उन्हें रिलीफ नहीं दिया, तो फिर वो कहाँ पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, तो हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। ठीक है। तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, और सीधे भी जा सकते हैं, बट सीधे जाने में क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो सुने ना सुने, वो वापस भेज सकता है कि नहीं आप अपनी ये अपील जो है नीचे लगाओ। अगर इन अदालतों ने आपको लगता है कि आपके हित में फैसला नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहां सुप्रीम, जैसे कई बार क्या होता है कि एफआईआर कर दी गलत, द्वेषवश,
अब एफआईआर कर दी तो अब आपके ऊपर क्या होगा कि प्रकरण चलेगा, यानी अब आप मुकदमा जो है जज के सामने जाएगा, तो अब आपको वहां प्रस्तुत होकर के अपने फेवर में सबूत गवाह सब जुटाने होंगे, सिद्ध करना होगा कि नहीं मैं इस प्रकरण में दोषी नहीं हूं। तो इसमें आपका खर्चा होगा। जैसे किसी ने झूठी एफआईआर ही कर दी, मान लो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दी कि इन्होंने क्या किया था उस दिन, ऐसा ऐसा ये सब सामान इन्होंने लूट करवाई थी। अब ये उस दिन थे ही नहीं, कहीं दूर जा करके अपने किसी घरेलू फंक्शन में या किसी के बीमार इलाज कराने गए हुए थे। अब इन्हें मालूम है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, झूठा प्रकरण बना दिया है, मगर प्रकरण तो बन गया है। अब प्रकरण बन गया है तो आपके नाम से वारंट भी इशू होगा, आपको बुलाया भी जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं जाऊँ, जाना तो पड़ेगा। निर्दोष होना है तो अब आपको वकील करना पड़ेगा, आपको देने पड़ेंगे प्रूफ के जिस दिन की ये बात है उस दिन तो मैं यहाँ था नहीं, मेरा इस व्यक्ति से कोई लेना देना भी नहीं है, या गुमराह किया गया है। तो ऐसे तुरंत जाकर बोलने से तो कुछ होता नहीं ना, जिसने एफआईआर की है वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैठा होगा। तो ये जब परेशानियां ऐसी बढ़ती हैं तो इसका एक उपाय ये भी रहता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए, क्वैश कराना जिसे बोलते हैं, निरस्त कराने की, कि ये एफआईआर ही झूठे तथ्यों पर रखी गई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहां जब जाते हैं तो अगर तथ्य सही से रख दिए गए तो वो कैंसिल कर देते हैं कि नहीं ये द्वेषवश फंसाया गया है, राजनीतिक या किसी कानून का दुरुपयोग किया गया है। जैसे दुरुपयोग की मामले बात करें हम, SC/ST एक्टों का भारी दुरुपयोग होता है, दहेज एक्ट वाला भारी दुरुपयोग इसमें होता है, रेप वाली धाराओं का भी दुरुपयोग होता है। अभी एक परसों न्यूज थी, एक लड़के पर रेप का आरोप लगाया, वो 5 साल या 10 साल बंद रहा, बाद में वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो अब सिद्ध नहीं हुए उसका तो जीवन खराब हो गया, जिसका रेप का आरोप लगा हो, जेल में रहना हो, तो क्या करे। तो यहाँ पर वो उसने अदालत ने फैसला दिया कि जिस लड़की ने ये आरोप लगाया है उसको भी इतने ही साल की जेल भेजा जाए। अब इस तरीके के फैसले आने लगते हैं। नहीं तो इसमें प्रावधान ये है कि ठीक है झूठा आरोप लगा दिया, अब तुम सिद्ध कर देते हो कि नहीं मैं निर्दोष हूं, तो ठीक है तुम बरी हो गए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी जिसने झूठा केस लगाया। मगर अदालतों में अब ऐसे प्रकरण बढ़ते जाते हैं तो अदालतें थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं। इसी तरीके से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें भी यही होता है कि सामान्य विवाद था, किसी ने पैसे लेन देन का विवाद रहा होगा और पैसे जब मांगने गए तो एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया कि इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अब जैसे इसमें क्या होता है कि एफआईआर तुरंत होगी, गिरफ्तारी भी तुरंत होगी, चाहे गवाह हो चाहे ना हो, और 40,000 रुपए तुरंत इसमें कंपनसेशन मिलता है जिसने एफआईआर करवाई है। बाद में कैंसिल हो जाए तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे भी कई सारे कानून हमारे देश में बने हुए हैं, चल रहे हैं। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के कौन से अधिकार, अपीलीय अधिकार जिन्हें हम बोलते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जिन्हें सलाहकारी अधिकार कहते हैं। तो सलाहकारी अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 143 है संविधान का। राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को भी राष्ट्रपति को सलाह देने या ना देने संबंधी। राष्ट्रपति सलाह मांगता है, ठीक है मांग सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, बॉन्डेड नहीं है कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो उसको सलाह देनी ही है। वो नहीं दे सकता है, चुप रह सकता है, माना कर सकता है ना। तो राष्ट्रपति को जब प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि कोई प्रकरण ऐसा है जहां पर कानून का कोई तथ्य छिपा हुआ है जिसके लिए आवश्यक है कि वह सुप्रीम कोर्ट से राय ले ले, तो मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि वो उसको राय दे भी सकता है और नहीं दे सकता है ना। अब इसका फायदा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट राय दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। इसका फायदा होता है उन मामलों में, जैसे हमने कुछ समय पहले सुना था ना, राहुल गांधी आरोप लगाते थे राफेल विमानों पर, राफेल एयरक्राफ्ट जो है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया था कैंसिल, इसमें कुछ भी नहीं। जैसे ईवीएम को लेकर के भी गए ना, तो अब राफेल विमान जो है वो भारत सरकार खरीद रही थी, उसमें आरोप लगाए थे कि इसको महंगी दरों पर या जो भी कुछ है
भारत सरकार ऐसे कुछ निर्णय लेती है, ऐसा कोई कानून बनाती है जो व्यापक रूप से प्रभाव डालता हो, तो जब व्यापक रूप से प्रभाव डालता है तो कल उस पर कुछ न कुछ कोई कानूनी कार्यवाही करेगा, मुकदमेबाजी करेगा। तो कल जो कानूनी कार्यवाही होगी, मुकदमेबाजी होगी, तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही उससे जुड़ी हुई राय सुप्रीम कोर्ट से मांग लो कि भाई ये है, हमें इसमें आपकी राय चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें राय दे देता है तो या तो उसके फेवर में दे रहा होगा या मना कर रहा होगा। मना कर रहा है तो इसका मतलब उस मुद्दे को मत उठाओ, पोस्टपोन कर दो, क्योंकि कल को कानूनी कार्यवाही होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी उसी राय के अनुसार काम करेगा। और अगर वो तैयार हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, कोई भी केस करता रहे तो भी आपके पक्ष में फैसला आएगा ना, तो इसका ये फायदा हो जाता है। लेकिन बाध्यता न होने के कारण जरूरी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दे। बाबरी मस्जिद का ढांचा डिमोलिश किया जब, तो राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से इसी को लेकर के राय मांगी थी कि बताओ यहाँ मंदिर है कि मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे बता दे मंदिर है कि मस्जिद है। ये तो बाद में पता चला जब उन्होंने सारे विटनेस और वो सब फैक्ट ASI की रिपोर्ट, उन सब के आधार पर तब तय किया। उस समय उसके पास ऐसा था नहीं तो उसने कोई राय नहीं दी। आ गया ये समझ में? अब आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूरिडिक्शन रिवीजन बोल सकते हैं या रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल नंबर 137 में इसका प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, और ऐसा होता भी है ना। यानी कि वो अपने पहले दिए गए किसी डिसीजन को पलट भी सकता है, बदल सकता है। और ये बदलाव कैसे? न्यायपालिका काम करती है सबूतों और गवाहों के आधार पर। वो आस्था के आधार पर, मान्यता के आधार पर काम नहीं करती। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है, बताओ, फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। आपका? ज्यादातर लोगों के मुंह से आम ही निकलता है। अब आपसे पूछा जाए आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है या पसंदीदा रंग कौन सा है, तो सबकी चॉइस एक जैसी तो नहीं होगी ना। अब जब सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होगी तो अब यहां सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछा जाए कि आप एक कलर बता दो जो सबको पसंद करना पड़ेगा, या आप एक फल बता दो जो सबको प्रिय होगा, आप एक जगह बता दो जो सबको पसंद होगी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर निर्णय देता है कि वहां पर तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, एविडेंस क्या है, उसके आधार पर। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट भी सकता है और अपने किसी दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार भी कर सकता है, रिकंसिडर भी कर सकता है। ठीक, याद है ये? नेक्स्ट, ये शब्द भी हमें सुनने को मिलता है, क्यूरेटिव पिटीशन। पिटीशन मतलब याचिका। तो याचिका आवेदन समझ लो कि हम अपील कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कोई प्रकरण चल रहा है, प्रकरण चल रहा है तो उस प्रकरण के लिए गए होंगे, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये आतंकवादी थे याकूब मेनन, आतंकवादी थे तो इनके खिलाफ केस चला, पहले विशेष अदालत में चला, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो फांसी की सजा थी ठुकरा दी। अब एक बार फांसी की सजा ठुकरा दी तो दोबारा से इनके समर्थन में फिर से लोग पहुंचे। अब जो दूसरी बार लगाई गई उसे क्यूरेटिव पिटीशन नाम दिया गया। तो क्यूरेटिव पिटीशन ये रहता है कि पूरे प्रकरण की जांच नहीं की जाती है, कुछ सीमित ग्राउंड पर, उस आधार पर उन्हें लगता है कि ये निर्णय जो दिया था उसमें सुधार कर दो। तो वो फांसी की सजा को टलवाना चाहते थे, है ना। तो ये चीजें रहती हैं। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों के समर्थन में आधी रात को अदालत भी खुलती है और उनके समर्थन में राजनेता, पत्रकार, प्रोफेसर, डॉक्टर, एक्टिविस्ट, कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। अफजल गुरु के लिए भी कितने सारे लोग खड़े हो गए थे। इवन जो दिल्ली रेप केस था, बस रेप के, उसके समर्थन में लोग खड़े हो गए थे।
तो इन सब बातों को देख के लगता है कि हर व्यक्ति की सोच अलग है, अलग अलग ढंग से वो चीजों को देखता है। तो ये इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या हो गए, अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, है ना। एकीकृत न्यायपालिका, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि भारत की न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, ये किस आधार पर सिद्ध होता है, या एकीकृत न्यायपालिका होने का अर्थ क्या होता है। तो पहले तो यही कि निचली अदालतें या जिला अदालतें, उसके बाद उच्च न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। इस तरीके से हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है। ऊपर वाले के फैसले नीचे वाली अदालतों को मानने होते हैं, और नीचे से अपील भी ऊपर की जा सकती है। इसका फैसला ऊपर वाली अदालत नहीं मानेगी, इसका फैसला ऊपर वाली अदालत नहीं मानेगी, लेकिन इनके फैसले इसको और इनके फैसले इसको मानने पड़ते हैं। एक तो ये। दूसरी बात क्या रहती है, एकीकृत न्यायालय का अर्थ हमारे देश में जो है, लिखते भी जाना साथ ही साथ में, कि कोई मुकदमा किसी एक हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको वहां से हटाकर दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है। यानी किसी प्रकरण को, लिखते जाओ ना, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है, भिजवा सकते हैं। ऐसा कब होता है, कभी कभी फरियादी या आरोपी, फरियादी की चॉइस पर, जैसे मैंने कोई प्रकरण लगाया, अब मुझे लगता है कि मेरे प्रकरण की जो जज सुनवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मेरे प्रति बायस्ड है, मुझे पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं, इसलिए वो मेरे प्रकरण की ठीक से सुनवाई नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपील कर सकता हूँ कि या तो उन जज को बदला जाए, या मेरी इस अदालत से दूसरी अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रकरण एक हाई कोर्ट से हटा के दूसरे हाई कोर्ट में दे सकता है। जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी राज्य का सीएम है, होम मिनिस्टर है, तो जब सीएम है, होम मिनिस्टर है, उसी राज्य के हाई कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो स्वाभाविक है उसके फेवर में डिसीजन आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसका मुकदमा उस हाई कोर्ट से हटाकर किसी दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है। अमित शाह के खिलाफ हुआ था ऐसा। इनके खिलाफ तो आदेश ऐसा दिया था कि आप यहां से बाहर जाएंगे, गुजरात की सीमा में प्रवेश भी नहीं करेंगे। एक एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ ये भी होता है। ठीक है। दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ ये रहता है कि किसी भी अदालत में, किसी भी अदालत से कोई भी प्रकरण अपने पास मंगा सकते हैं। हम सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है ना, ठीक है, ये कर सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि इनके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सभी के द्वारा स्वीकार। एकीकृत का मतलब यह भी है कि अपने अंडर में आने वाली अदालतों का इंस्पेक्शन भी करते हैं, पर्यवेक्षण भी करते हैं, उन पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण, सुपरविजन एवं नियंत्रण, ये भी एकीकृत है ना। और एकीकृत का ये बता ही दिया कि नीचे वालों के खिलाफ अपील को सुन सकते हैं। तो ये इसका बड़ा अर्थ हो जाता है। क्लियर है। तो सुप्रीम कोर्ट संबंधी ये बातें हो जाती हैं। अब प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, मान के चलो प्रश्न है, अपीलीय अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के, है ना। पहला ऑप्शन है सिर्फ एक प्रकार के,
दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार के। बताइए अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट के कितने प्रकार के हैं? बताइए। चारों प्रकार। प्रकरण चल रहा हो। बोलो प्रभु, पल्ले ही नहीं पड़ा। अभी समझा है ना अपीलीय अधिकार, अभी अभी तो समझा रहे थे। ये लिखे, इसको कुछ तो पल्ले पड़ा, कुछ तो कोशिश कर रहा है वो। तो कितने प्रकार के अपीलीय अधिकार होते हैं? हाँ 4। पांडे जी, पहला, कब अपील कर सकते हैं? संवैधानिक मामलों पर, ठीक है ना। दूसरा, कब अपील कर सकते हैं? सिविल मामले पर। तीसरा, कब अपील कर सकते हैं? क्रिमिनल फौजदारी। तो कितने प्रकार हुए? बस 3 ही तो हुए। यही तो समझाने की कोशिश की थी यहां पर कि जब हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर देता है कि संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न छुपा है तो ये संवैधानिक हो गया, या विधि की सारवान प्रश्न छुपा है तो ये भी संवैधानिक हो गया ना। अब हाई कोर्ट ने प्रकरण अपने पास बुला लिया और उसे फांसी दे दी, या हाई कोर्ट ने प्रकरण बुला करके दोष मुक्त व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, ये क्रिमिनल प्रकार का हो या सिविल प्रकार, ठीक है। वैसे फांसी की सजाएं सिविल मामलों में नहीं दी जाती, क्रिमिनल में दी जाती है। सिविल मामले जो रहते हैं उसमें, सिविल मामलों में अगर सर्टिफाइड कर दिया है कि इसमें कोई विधि का सारवान प्रश्न छिपा हुआ है तो वो सिविल मामला है। जैसे ये दूसरी बात आती है ना, इस पे लिख के बताया था मैंने। देखो, संवैधानिक हो गया और हाई कोर्ट प्रमाणित करता है कि विधि के व्यापक प्रश्न है, सिविल प्रकरण ये लिखा है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा सिविल और तीसरा हो गया फौजदारी। फौजदारी मतलब केस क्या होते हैं या उसमें व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था ये है ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया और हाई कोर्ट ने उस फैसले को क्या कर दिया है, बदल के फांसी ही दे दी। तो ऐसा प्रकरण है ना। या प्रकरण चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके पहले ही हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और फांसी की सजा सुना दी, क्रिमिनल। और सिविल को बोलते हैं, सिविल को दीवानी मामले, और क्रिमिनल को फौजदारी। आ गया समझ में? प्रश्न सरल था। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा कि 3 प्रकार के अपीलीय अधिकार होते हैं, है ना। अब पूछा जाए कि सलाहकारी अधिकार कितने होते हैं? मात्र 1, राष्ट्रपति जो मांगता है। पुनर्विचार संबंधी आर्टिकल 137 में लिखा था। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है, ये 129 में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये याद रहेगा। अब जो हमारे देश में न्यायालय बने रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे देश के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट संबंधी प्रावधान भी हम पढ़ेंगे अभी। हाई कोर्ट हर राज्य में एक होगा, और ऐसा भी प्रावधान है संविधान में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट को बना सकते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, इसमें भी हमें कई प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। यहाँ 2 प्रकार की अदालतें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी 2 प्रकार की अदालतें हमें देखने को मिलेंगी? देखो, हाँ मैं बताता हूँ। पहले तो देखो, प्रकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल होते हैं, एक फौजदारी होते हैं, सिविल और एक क्रिमिनल। तो यहां आता है सिविल मामले, यानी दीवानी मामले। और दूसरी तरफ हो जाते हैं जिन्हें हम क्रिमिनल कह लें,
या फौजदारी प्रकरण बोलो, है ना, जिला स्तर पर। तो अब यहां पर क्या होती है, अधीनस्थ न्यायालय होती है, अधीनस्थ न्यायालय, दोनों, यहां पर भी अधीनस्थ न्यायालय होगा, ठीक है। कभी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, चाहे इंदौर में जाओ, जहां कहीं भी जाओ, तो उसमें देखो बिल्डिंग पे लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, है ना, जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो मुख्य जज है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं या डीजे कह लो शॉर्ट में, जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश जो पद है ये दो काम करता है, दो काम, ये सिविल मामलों की भी सुनवाई करता है और ये क्रिमिनल केसों की भी सुनवाई करता है। जब सिविल मामलों की सुनवाई करता है तब यह कहलाता है जिला न्यायाधीश और इसकी अदालत कहलाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब ये क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है तो इसको जिला न्यायाधीश नहीं कहते हैं, सत्र न्यायाधीश बोलते हैं या सेशन कोर्ट बोलते हैं, है ना। तो एक ही जज दोनों प्रकार के फैसले सुन रहा है। इसके अंडर में जो अदालतें होती हैं वो अलग अलग कर दी जाती हैं, जहां पर सिविल मामले की सुनवाई अलग जज कर रहा है और क्रिमिनल मामले की सुनवाई अलग कर रहा है। तो वहां पर आप देखते हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, ऐसे जो बने रहते हैं। तो ये हम थोड़े समय के बाद पढ़ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ऐसे ही सामान्य व्यवस्था ये, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन अलग अलग राज्यों में हमें अधीनस्थ न्यायालयों में देखने को मिल जाता है। जहां पर कमिश्नरी सिस्टम में वहां थोड़ी सी व्यवस्था अलग होती है, महानगर हैं उनके यहाँ पर व्यवस्था अलग होती है ना, तो इस तरीके की चीजें बनी रहती है। तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलिए। यहां तक आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। यहाँ शुरू हुआ था आर्टिकल नंबर 124 से, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में कितने जज होते हैं, 36, 35+1 है ना, जैसे 35 का। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मगर कॉलेजियम प्रणाली से ये नाम होते हैं। कौन व्यक्ति बन सकता है, वो योग्यताएं बता रही थी कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो कम से कम, और फिर 3 में से कोई एक योग्यता रखता हो। फिर ये लिस्ट थी कि कौन पहले से लेके अभी तक के सीजेआई बने हुए हैं, वो नाम जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन जज नहीं बना। बल्कि कई बार तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए गए कि इनमें से कौन मुख्य सचिव था, नहीं था, कौन राज्यपाल था, नहीं था। तो वो सब भी आप देख लेंगे। और ये कुछ आर्टिकल थे, फिर इनके अधिकार थे, बस इतना समाप्त हो जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या था वो बता दिया, फिर ये क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह क्या है ये बता दिया। किसकी 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, 65, किसकी 33, 34 होंगे, आप वो जो भी है वो देख लेना, मुझे याद नहीं ठीक से। ओके, 5-7 मिनट रुको।